आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पर। आज आप सुनने वाले हैं एक रिसेंटली रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हॉरर मूवी का नरेशन जिसका नाम है थिंग्स हर्ड एंड सीन। ये मूवी रिसेंटली रिलीज़ हुई है तो इसकी रेटिंग्स और स्कोर्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर, इंट्रो के साथ इस नरेशन को शुरू करते हैं। मूवी ओपन होती है इमैनुअल स्वीडनबोर्ग के कोट के साथ, जो कहता है, मैं यह डिक्लेयर कर सकता हूँ कि स्वर्ग में जो चीज़ें मौजूद है वो इस दुनिया में मौजूद चीज़ों से ज़्यादा असली है। मूवी का सीन अब ओपन होता है गाड़ी को आते हुए दिखाते, और ये 1980 के सर्दियों का समय था। इस गाड़ी को गराज में पार्क करके एक आदमी इसमें से निकलता है और देखता है कि गराज की छत से गाड़ी की विंडशील्ड पर खून टपक रहा था। वो दौड़ता हुआ घर में आता है और सोफे पर अपनी बेटी को खड़ा देखता है। सीन कट होता है और फिर उस आदमी को दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी को लेकर भाग रहा था। अब सीन आता है न्यूयॉर्क शहर में, और अभी वसंत ऋतु का समय था। यहाँ उस आदमी के बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। जो आदमी हमें शुरुआत में दिखाया गया था उसका नाम जॉर्ज था, और उसकी वाइफ का नाम था कैथरीन, और बेटी का नाम था फ्रैनी। पार्टी में जॉर्ज कहता है उसे सैगिनो के एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब मिल गया है तो वो वहाँ पर मूव करेंगे। जॉर्ज एक आर्ट का प्रोफेसर था। अगले सीन में हमें कैथरीन दिखाई जाती है जो एक चर्च में पेंटिंग रिस्टोरेशन कर रही थी। वो एक आर्ट रिस्टोरर थी। वहाँ जॉर्ज आता है और कहता है मुझे हमारे लिए एक अच्छा सा घर मिल गया है। अब कैथरीन और जॉर्ज शहर से दूर एक जगह पर जाते हैं, यानी कि सैगिनो में, जहाँ जॉर्ज ने घर ढूंढा था। दोनों एक साथ घर को देखते हैं और उनके साथ उनकी घर की ब्रोकर भी आई हुई थी। ये घर तकरीबन 1800 के दशक का था। कैथरीन और जॉर्ज दोनों को ये घर पसंद आता है। घर वैसे खाली था, पर कैथरीन को वहाँ पर एक पियानो दिखाई देता है और एजेंट से पूछती है कि कोई ऐसा यहाँ पर क्यों छोड़कर जाएगा। दोनों बाकी घर को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बाहर दो लोग खड़े घर को देख रहे थे। अब फैमिली अपना सामान लेकर इस घर पर आती है, सब कुछ साफ करते हैं और सेटल करते हैं। अब रात हो चुकी थी, सभी लोग सो जाते हैं। कैथरीन को किसी तरह की स्मेल आती है। दूसरी तरफ उनकी बेटी, जिसका नाम फ्रेनी था, उसकी नींद खुल जाती है। उसके रूम में एक खिलौने वाला लैंप था जो फ्लिकर कर रहा था। वो कमरे में देखती है तो वहाँ पर पड़ी कुर्सी हिलती है और वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे में आ जाती है। अब अगले दिन जॉर्ज को कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल से मिलता है और दोनों स्वीडनबोर्ग के आर्ट की बातें कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कैथरीन पर, जो शावर से बाहर आकर स्केल पर अपने वेट को मेजर करती है तो टेबल पर पड़ा एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वो डर जाती है। फिर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो दरवाजे पर जाती है, वहाँ पर एडी लुक्स और उसका भाई कोल आए हुए थे। वो कहता है अगर आपको गार्डनिंग, कारपेंट्री, प्लम्बिंग जैसे कामों के लिए कोई चाहिए तो उन्हें आप कह सकते। शाम को जॉर्ज घर आता है। खाना खाते हुए कैथरीन उसे एडी और कोल के बारे में बताती है और कहती है हमें उन्हें काम पर रख लेना चाहिए। अब जॉर्ज और फैनी खेल रहे थे और कैथरीन किचन में थी, जहाँ पर उसे शेल्फ के ऊपर एक पुरानी बाइबल दिखती है। वो उसे निकालती है, खोलती है और उसको पढ़ती है। उसके अंदर स्मिथ फैमिली के रिकॉर्ड्स थे। उनमें एक रिकॉर्ड के नीचे लिखा था डैम्ड, जिसका मतलब होता है शापित। क्रिश्चियन मान्यताओं के मुताबिक डैम्ड या शापित होने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसे भगवान ने ठुकरा दिया है और जिसे हमेशा के लिए जहन्नुम की सज़ा मिली हो। कैथरीन अब वापस किचन में आती है। बर्तन धो रही थी तो उसे एक अजीब सी रोशनी दिखती है जो खिड़की की तरफ इशारा करती है, और वहाँ पर एक रिंग अटकी हुई थी। कैथरीन उस रिंग को निकालती है और उस रिंग पर दो लोगों की आकृति बनी हुई थी। अब सीन अगले दिन कैथरीन को दिखाता है जो किसी क्रिश्चियन हिस्टोरिकल सोसाइटी में जाती है। अंदर वो कहती है वो सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती है ताकि उस जगह के लोगों से मुलाकात हो सके, और साथ ही पूछती है कि क्या उनके पास इस इलाके के पुराने घरों की कोई इन्फॉर्मेशन है। वहाँ मौजूद एक औरत कहती है तुम्हारे घर की तस्वीर यहाँ लगी हुई है और उसमें घर के पहले मकान मालिक की तस्वीर भी है। कैथरीन उस तस्वीर को देखने जाती है। उस तस्वीर के नीचे लिखा था ऑनर्स का नाम, रेवरेंड जैकब स्मिथ एंड वाइफ, 1882 की तस्वीर थी। कैथरीन उस बाइबल को निकालती है और स्मिथ फैमिली के ट्री में देखती है कि जैकब स्मिथ के नाम के साथ ही शब्द डैम्ड यानी कि शापित लिखा हुआ था। अब सीन जॉर्ज और फ्रेनी पर आता है जो लाइब्रेरी में थे। जॉर्ज एक लड़की को किताब ले जाते देखता है और उससे जाके कुछ बातें करता है। अब अगले सीन में हमें एडी, कोल और फ्रेनी को दिखाया जाता है जो काम कर रहे थे, और फिर वो लोग एक तालाब पर जाते हैं। कैथरीन वहाँ आती है और वापस जाते हुए वो एडी से उसके अंकल और पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसके अंकल घोड़ा गाड़ी चलाते हैं और उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं।
जॉर्ज कॉलेज में क्लास ले रहा था और फिर वो एक जस्टिन सोकोलो नाम की औरत से मिलता है जो उस कॉलेज में पढ़ाती थी और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड ब्रैम के साथ टेनिस खेलते थे। वो जॉर्ज और कैथरीन को अपने घर पर बुलाती है, जिस पर जॉर्ज उन्हें हाँ कहता है। अब रात का समय था, जॉर्ज और कैथरीन सो रहे थे। अचानक कैथरीन को फिर से वही स्मेल आती है, जिसे सुनकर वो उठ जाती है। जॉर्ज सो जाता है पर कैथरीन नीचे गराज में जाती है। रास्ते में कोई परछाई सीढ़ियों के नीचे हमें दिखाई जाती है जहाँ से वो गुजरती है। कैथरीन गराज में जाती है और सूंघती है। दूसरी तरफ फ्रैनी को दिखाया जाता है, जिसके कमरे में चेयर गिरी हुई थी और वो ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। फ्रैनी अपने कमरे में घबराई हुई ब्लैंकेट से मुंह ढककर लेटी हुई थी और उसे ब्लैंकेट के थ्रू एक परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है और दौड़ते हुए बाहर आती है उसकी मॉम के पास और वो कहती है कि मैंने कमरे में एक औरत को देखा। अब सीन कैथरीन को दिखाता है जो जॉर्ज के ऑफिस स्पेस में जाती है, जहाँ उसे टेबल पर एक किताब दिखती है जिसे जॉर्ज को कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा गिफ्ट में दिया गया था। कैथरीन उस किताब को पढ़ने लगती है। अब जॉर्ज को दिखाया जाता है जो रनिंग करते हुए एक अस्तबल पर पहुंचता है, जहां उसे वो लाइब्रेरी वाली लड़की मिलती है जिसका नाम विलिस था। जॉर्ज अब घर पर आता है और कैथरीन को फूल देता है। कैथरीन फूल को लेकर किचन में जाती है, जहां उसे वो रिंग दिखती है और वो उसे पहन लेती है। जॉर्ज कॉलेज जा रहा था तो बाहर उसकी एडी और कोल से मुलाकात होती है। जॉर्ज कहता है तुम वेल फैमिली से हो ना, जिस पर एडी कहता है कि अब नहीं, अब हम हमारे अंकल का सरनेम यूज़ करते हैं। वेल फैमिली उस घर की पिछली ओनर थी जिस घर में जॉर्ज और कैथरीन रहने आए थे। जॉर्ज एडी को कहता है कि कैथरीन को इस बारे में मत बताना कि तुम लोग यहाँ रहते थे, या फिर यहाँ पर क्या हुआ था उस बारे में भी ना बताना। अब कैथरीन और एडी बान में, जहाँ कैथरीन ने वर्कशॉप सेट किया था, वहाँ दोनों बात कर रहे थे। अब शाम का समय था। जॉर्ज घर आता है और घर में एडी को पियानो बजाते देखता है। अब सीन चेंज होता है। कैथरीन को दिखाया जाता है जो किचन में बर्तन धो रही थी। वो अपनी रिंग उतारती है तो वो सिंक के अंदर गिर जाती है। वो अंदर हाथ डालती है तो उसे कोई रस्सी ऐसी चीज़ हाथ लगती है। वो उसे बाहर निकालती है तो कुछ अजीब प्राणी जैसा कुछ निकलता है उसमें से। वो उसे टेबल पर रखती है तो उसकी आंखें खुलती है। वो डर से मुड़ती है। पीछे जॉर्ज खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी और कैथरीन घबराई हुई नींद से उड़ जाती है। असल में वो एक सपना देख रही थी। सीन आता है फ्रैनी पर जो जागी हुई थी। उसके कमरे में एक औरत की छवि दिखाई देती है और यहीं पर सीन कट होता है। सुबह हो गई थी और फ्रैनी अपने पेरेंट्स के बेड पर सो रही थी। जॉर्ज रनिंग के लिए गया था और वो फिर से वो विलिस से मिलता है और दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। सीन कट होता है। कैथरीन और जॉर्ज जस्टिन के घर के बाहर आते हैं। अब रात को घर जाते हुए कार में कैथरीन और जॉर्ज के बीच बहस होती है। कैथरीन गाड़ी से रुकवाती है, नीचे उतरती है। जॉर्ज उसे वापस कार में आने को कहता है। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है, जिसमें जॉर्ज थोड़ा सा धक्का दे देता है कैथरीन को, जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और उसे थोड़ी सी चोट लगती है। दोनों अब घर पहुंचते हैं और कैथरीन फ्रैनी के रूम में जाके सो जाती है। जॉर्ज वहां माफ़ी मांगने आता है। कमरे में टॉय लैंप अचानक से फूट जाता है, जिससे फ्रैनी चीखती है और डर जाती है। अगले दिन सुबह कैथरीन और जस्टिन एक वुमेंस ग्रुप को अटेंड करने जाते हैं। रात को कैथरीन वापस आती है। वो जस्टिन के साथ खाना खा चुकी थी तो जॉर्ज अब बाहर जाता है। बाहर वो देखता है कि जस्टिन अब भी वहीं पर थी। जॉर्ज को देखकर वो वापस चली जाती है। सीन दूसरे दिन जॉर्ज और कॉलेज प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो बोट राइड के लिए जा रहे थे। दूसरी ओर कैथरीन उस किताब को पढ़ रही थी घर पर। जॉर्ज और प्रिंसिपल घर आते हैं, कैथरीन से मिलते हैं। प्रिंसिपल उस किताब को कैथरीन के हाथ में देखता है। कैथरीन कहती है मुझे इसके आर्टवर्क काफ़ी पसंद आए, इसलिए मैं इसे पढ़ना शुरू किया। प्रिंसिपल पूछता है तुम्हें इस कवर आर्ट के बारे में कुछ पता है, जिस पर कैथरीन मना करती है। प्रिंसिपल बताता है इसमें दर्शाया गया है आत्मा का मौत के पश्चात की दुनिया में प्रवाहन। अब कैथरीन फ्लॉयड को घर दिखाती है। बात करते हुए फ्लॉयड कहता है हम यहाँ पर अकेले नहीं है ना, जिस पर कैथरीन पूछती है आपका इससे क्या मतलब है। फ्लॉयड कहता है वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं भटक रही और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाने चाहती, उसके यहाँ होने का कोई कारण है। कैथरीन कहती है मैंने और मेरी बेटी ने उसे देखा है। फ्लॉयड कहता है वो चाहती है तुम्हें ये पता चले। कैथरीन बताती है उसका नाम स्मिथ है, जेकब स्मिथ की पत्नी, जो एक लोकल मिनिस्टर था और उन्होंने ये घर बनाया था। फ्लॉयड कहता है मैं कैंपस में इसके बारे में और पता करूँगा। कैथरीन कहती है आप इस बारे में जॉर्ज को मत बताना। अब फ्लॉयड वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज और कैथरीन डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक पार्टी रखनी चाहिए जिसमें वो कॉलेज के लोग और नेबर्स को इन्वाइट करेंगे। अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। कैथरीन किचन में थी। वहाँ उनकी ब्रोकर मेयर आती है जिसने उन्हें यह घर दिलवाया था। वो उसके घर की तारीफ़ करती है और कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने एडी और कोल को भी यहाँ पर बुलाया। इस पर कैथरीन पूछती है इसका क्या मतलब हुआ, तो मेयर कहती है वो दोनों इसी घर में बड़े हुए थे। कैथरीन थोड़ी शॉक लग रही थी। मेयर कहती है
तुम्हें नहीं पता इस बारे में? वो कहती है, मैंने जॉर्ज को इसकी पूरी स्टोरी बताई थी जब पहली बार मैं उसे ये घर दिखाने आई थी। कैथरीन मेयर से स्टोरी के बारे में पूछती है। वो कहती है, एडी और कॉल की मॉम एला मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और वो लोग काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उसका हस्बैंड काफ़ी निर्दयी इंसान था। मेयर आगे बताती है कि एक रात केल्विन वेल, एडी और कोयल का पिता, एक रात सभी को नींद की दवा पिलाकर उनकी सारी गायों को मार देता है। फिर वो गराज में जाता है और अपनी दोनों गाड़ियों को चालू करता है, सारी खिड़कियों को बंद करता है, अपने कमरे में आकर एला के साथ सो जाता है और फिर वो लोग कभी नहीं उठते। कैथरीन को रियलाइज़ होता है कि रात को उन्हें जो स्मेल आती है वो असल में इस हादसे की थी। उसे और समझ आता है कि उसे जो औरत दिखती है वो जेकब स्मिथ की वाइफ नहीं पर एला वेल है। कैथरीन मेयर को एला की रिंग दिखाती है, जिस पर मेयर पूछती है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आई? वो तो कभी इसको उतारती नहीं थी। जॉर्ज और जस्टिन बांध के बाहर गांजा फूंक रहे थे और बातें कर रहे थे। पार्टी खत्म होती है, सभी लोग चले जाते हैं। कैथरीन किचन में बर्तन साफ कर रही थी। जॉर्ज वहाँ पर आता है और दोनों के बीच बहस होती है घर की स्टोरी के बारे में। अचानक से वहाँ पर पड़ा रेडियो आवाज़ करने लगता है। जॉर्ज रेडियो को बंद करता है, फिर उसका प्लग निकालता है। हालांकि वो अभी चल रहा था तो वो उसे नीचे गिराकर तोड़ देता है। कैथरीन जॉर्ज को कहती है, फ्रैनी को अपने पेरेंट्स से मिलने ले जाओ और वीकेंड वहीं पर बिताना। अगले दिन कैथरीन लाइब्रेरी में एला वेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। फिर रात को फ्लॉयड और कुछ लोग कैथरीन के घर पर आते हैं। सभी लोग इकट्ठा हुए थे किसी तरह के प्रेइंग के लिए या मीटिंग के लिए। कैथरीन ने एला की तस्वीर बनाई थी और उसके मरने की इन्फॉर्मेशन भी लाई थी। फ्लॉयड कहता है, मुझे इस घर के ओरिजिनल ओनर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। वो बताता है कि रेवरेंड स्मिथ की वाइफ स्वीडनबॉर्ग की शुरुआती अनुयायियों में से थी। जेकब और उसकी वाइफ की मैरिज लाइफ कुछ खास नहीं थी। जेकब स्मिथ एक कैल्विनिस्ट था और वो अपनी पत्नी की दार्शनिक अन्वेषण को स्वीकार नहीं करता था। वो अपने ही घर में 26 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से मरी हुई पाई गई, ये कहता है फ्लॉयड। घर पर मौजूद दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा घर जहां मौत हुई हो वो एक दरवाजे की तरह होता है दोनों दुनिया के बीच में। अब सभी लोग आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। कैथरीन एला के रिंग को टेबल पर रखती है। घर में सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और लाइट्स फ्लिकर करना शुरू करती है। कैथरीन इससे घबरा जाती है। टेबल पर रखा कपड़ा जिसमें एमा की रिंग थी वो कपड़ा उड़ता है। एला की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि बुराई अब प्रकाश में आने वाली है, संभल कर रहना। इसी के साथ दूसरी आवाज़ भी सुनाई देती है जो कह रही थी, वापस आओ। ये आवाज़ असल में एला को कह रही थी। वो आवाज़ एला को रोकती है। फ्लॉयड कहता है कोई एला को हमसे मिलने से रोक रहा है। सब शांत हो जाता है थोड़ी देर में। वो कपड़ा दूसरे कमरे में जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। कैथरीन घबराई हुई पूछती है कि ये सब क्या हुआ। इस पर फ्लॉयड कहता है कि इस घर में एला के अलावा एक और आत्मा है और जब तक वो आत्मा अपना असली मकसद नहीं बताती तब तक तुम्हें अपने आसपास के लोगों को संभालना होगा, उनकी हिफाजत करनी होगी। अब सभी लोग जा चुके थे। कैथरीन चेयर पर बैठी थी, तभी फ्रैनी और जॉर्ज घर पर आते हैं। अगले दिन जॉर्ज अपने स्टूडेंट्स को शहर ले जा रहा था और जस्टिन भी उनके साथ शामिल होती है। सीन कैथरीन पर आता है जो फ्रैनी के साथ बाहर जा रही थी तो उसे लॉन में एडी दिखता है और उससे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है घर के बारे में। वो अपने हाथ से उसकी मॉम की रिंग निकालने की कोशिश करती है पर वो निकल नहीं रही थी, जिस पर एडी कहता है कि रहने दीजिए। अब कैथरीन और फ्रैनी वहाँ से जाते हैं। जॉर्ज और उसके स्टूडेंट सिटी में एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए आए हुए थे और वहाँ पर उसे एक पुराना कलीग मिलता है और दोनों बातें करते हैं। वहाँ जॉर्ज के स्टूडेंट आते हैं और उससे एक पेंटिंग के बारे में पूछते हैं जिसमें एक बोट बनी थी, एक आग का दरिया था और उसमें एक इंसान था। जॉर्ज का वो कलीग जॉर्ज से पूछता है कि तुम्हें बिना रिकमेंडेशन के प्रोफेसर की जॉब कैसे मिल गई, जिस पर जॉर्ज झूठ बोलता है कि मैं सिर्फ एक टेम्पररी इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने इन लोगों को मना किया है मुझे प्रोफेसर बुलाने से, लेकिन ये लोग फिर भी बोल देते हैं। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में जॉर्ज फ्लॉयड से मिलता है और कहता है तुम हॉलीडेज पर जा रहे हो, जिस पर फ्लॉयड कहता है अभी नहीं, कुछ काम बाकी है। फ्लॉयड कहता है मुझे पता चला है कि तुमने जो रिकमेंडेशन लेटर सबमिट किया था वो नकली है। शेल्बी वॉर्नर ने मुझे कॉल किया था और कहा कि उसने तुम्हें कोई लेटर लिख कर नहीं दिया। जॉर्ज कहता है मेरी मजबूरी थी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। फ्लॉयड कहता है ठीक है। सीन अब कट होता है, रात का समय था। जॉर्ज और कैथरीन के पेरेंट्स आए हुए थे घर पर गैदरिंग के लिए। जॉर्ज किचन में टर्की बना रहा था और डाइनिंग टेबल पर जॉर्ज के पेरेंट्स बताते हैं कि जॉर्ज का भाई हेनरी काफ़ी टैलेंटेड पेंटर था और वो पेंटिंग्स बनाया करता था, पर उसके मौत के बाद उसकी वो पेंटिंग्स गायब हो चुकी थी। कैथरीन को शक होता है कि जॉर्ज जिन पेंटिंग्स को अपना बताता था वो असल में उसके भाई की पेंटिंग्स थी। कैथरीन जॉर्ज को गुस्से भरी नज़रों से देखती है, फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। कैथरीन बाथरूम में उल्टी कर रही थी। जॉर्ज वहाँ आता है, पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर कैथरीन कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और इसी के साथ बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है।
जॉर्ज को उसकी मोम आवाज़ लगाती है। वो वहाँ से जाता है और हमें बाथरूम के पास एक औरत की परछाई दिखाई देती है। रात का समय था। कैथरीन फ्रैनी के कमरे में सो रही थी। दूसरी तरफ जॉर्ज नीचे गराज में अपनी कार को चालू कर अंदर बैठा था और एक मेल वॉइस आती है जो कहती है, जॉर्ज तुम खुद को आज़ाद करो। अगले दिन जॉर्ज को दिखाया जाता है जो अपनी डायरी देखता है और उसे अगले दिन फ्रॉइड से मिलना था उसके फ्रॉड के चक्कर में। वो कॉलेज के अपने ऑफिस में था और बाहर वो फ्रॉइड की आवाज़ सुनता है जो नदी पर बोटिंग करने जा रहा था। जॉर्ज उसके पीछे जाता है और उससे नदी पर मिलता है। कुछ बातें होती है दोनों के बीच और फिर फ्रॉइड कहता है कि तुम भी बोटिंग पर चलो और इसी बहाने हम लोग बात भी कर पाएंगे। सीन कट होता है। कैथरीन को दिखाया जाता है जो बांध के बाहर परेशान बैठी थी। वहाँ एडी आता है, दोनों में बातें होती है। खैर दूसरी ओर जॉर्ज और फ्रॉइड बोट में बातें कर रहे थे। जॉर्ज कहता है, मैं मजबूर था इसलिए ये सब कुछ किया, इसलिए नकली लेटर दिया। शेल्बी वॉर्न के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है और कॉलेज में मुझ पर कार्यवाही भी चल रही थी। फ्रॉइड कहता है, कल मुझे ये सारी बातें एचआर को बतानी पड़ेगी। सीन कट होता है। रात का समय था। जॉर्ज भीगा हुआ कॉलेज के कैंपस पर आता है। वहाँ पर जस्टिन अपनी कार में बैठी थी। वो जॉर्ज को बुलाती है और पूछती है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉर्ज कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो, जिस पर जस्टिन मना करती है। तो जॉर्ज कहता है, हर जगह तुम कैसे मौजूद होती हो। जस्टिन कहती है, इसलिए क्योंकि मुझे कैथरीन की फ़िक्र है। जॉर्ज पूछता है, क्या कहना चाहती हो, जिस पर जस्टिन कहती है, मैंने तुम्हारी मॉम के लिए एक स्कार्फ दिया था, वो कहाँ है। असल में जस्टिन ने वो स्कार्फ विलिस के गले में देखा था और उससे शक हुआ था। फिर वो पूछती है, आर्ट एग्जीबिशन में वो आदमी तुमसे क्या कह रहा था। फिर जस्टिन वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो देखती है कि जॉर्ज उसका पीछा कर रहा था अपनी कार में। वो आके उसकी कार को टक्कर मारता है जिससे जस्टिन की कार रोड के साइड में उतर जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। जॉर्ज अब घर पर आता है। कैथरीन कहती है उसे कुछ बात करनी है। जॉर्ज उसे मना करता है और गुस्से में कैथरीन अपने कमरे में सोने चली जाती है। ऊपर कमरे में कैथरीन सो रही थी तो अचानक एक गिद्ध खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। जॉर्ज ऊपर आता है, देखता है और कैथरीन को कहता है कि कल अपने बॉयफ्रेंड को कह देना खिड़की ठीक करने को। सुबह कैथरीन फ़ोन की रिंग सुनकर उठती है जो फ्रैनी के कमरे में सो रही थी। फिर वो तैयार होकर कार लेकर कहीं जाती है। नीचे जॉर्ज जाग रहा था पर सोने का नाटक करता है और कैथरीन को जाते हुए देखता है। जॉर्ज कोल को कॉल करता है और कहता है कि थोड़ी इमरजेंसी है तो तुम क्या जल्दी आ सकते हो। इसके बाद वो एक केमिस्ट की दुकान पर जाता है और नींद की दवाई लेता है। कैथरीन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जस्टिन के पास, जो वहाँ एडमिट थी और कोमा में थी। अब कैथरीन घर पर वापस जा रही थी और उसे रेडियो पर एक खबर सुनाई देती है कि पुलिस को हडसन नदी से एक लाश मिली है जो कि सैगिनो कॉलेज के प्रोफेसर फ्लॉयड डी बीयर्स की थी। दूसरी तरफ जॉर्ज कॉलेज में था जहाँ उसे कॉलेज के एक स्टाफ मेंबर द्वारा फ्लॉयड की मौत की खबर मिलती है। पुलिस को लगता है कि बोटिंग के वक्त उसे हार्ट अटैक आया था और वो डूबकर मर गया। जॉर्ज अब क्लास लेने जाता है और स्टूडेंट्स को इस खबर के बारे में बताता है। वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखता है तो वहाँ पर किताब वाली कवर पेंटिंग थी जो बुक फ्लॉयड ने जॉर्ज को गिफ्ट की थी। इसे देखकर वो घबरा जाता है। वो स्लाइड चेंज करने की कोशिश करता है पर हर बार वही फ़ोटो आती है। वो स्टूडेंट से गुस्से में पूछता है कि ये किसने किया है। फिर चिल्लाते हुए वो अपने क्लास को छोड़कर चला जाता है। रात को जॉर्ज घर आता है। वो कैथरीन की कार को देखता है जिसमें बैग्स रखे हुए थे, मतलब वो वहाँ से जाने वाली थी। जॉर्ज घर में आता है। उसे सामने कैथरीन मिलती है। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं। वो कहता है तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती है, जिस पर कैथरीन कहती है अब नहीं करनी। जॉर्ज उसे प्रोटीन शेक देता है और फिर पूछता है कि फ्रैनी कहाँ है। कैथरीन कहती है वो सो रही थी। तो जॉर्ज उसे देखने ऊपर जाता है। कैथरीन उसे रोकती है और वो देखता है कि फ्रैनी तैयार होकर सो रही थी। जॉर्ज कैथरीन को कहता है कहाँ जाना चाहती हो। वो कैथरीन को खींचते हुए नीचे घर से बाहर ले आता है। कार से सामान बाहर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पर जाओ, पर मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। कैथरीन कहती है मुझे पता चल गया है कि तुमने ही फ्लॉयड को मारा है और जस्टिन को भी। जॉर्ज घर के अंदर चला जाता है। कैथरीन फिर कार में सामान रखती है और उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि प्रोटीन शेक में कुछ मिलाया था। कैथरीन बेहोशी की हालत में घर में जाती है। कैथरीन फ्रैनी के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि फ्रैनी वहाँ पर नहीं थी। कैथरीन अपने कमरे में जाती है, फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कैथरीन के कमरे में आता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसको एला के हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कहता है खुद को आज़ाद करो। वो एला को कुल्हाड़ी से मार देता है। अगले दिन सुबह कोल घर आता है। उसे लेटर मिलता है, उसमें पैसे भी थे। इसमें जॉर्ज ने लिखा था कि कैथरीन बीमार है तो उसे परेशान मत करना और फ्रैनी अगर सो जाए तो उसके बाद तुम घर जा सकते हो। शाम को जो सीन हमें मूवी की ओपनिंग में दिखाया गया था कि जॉर्ज अपनी कार गैराज में पार्क करता है और उसके विंडशील्ड पर खून गिरता है,
वो सीन दिखाया जाता है। अब इसके बाद जॉर्ज का नेबर मेयर के हस्बैंड को, जो कि एक शेरिफ था, उनको कॉल करता है और कहता है कि मेरे पड़ोसी मिस्टर क्लेयर, जो कि प्रोफेसर, उनकी वाइफ के साथ कुछ हुआ है। शेरिफ अब घर पर आता है। जॉर्ज उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। वो क्राइम सीन को देखता है जहाँ पर लाश थी और कुल्हाड़ी भी थी। अगले दिन जॉर्ज पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वालों को लगता है कि चोरी करने चोर आए थे और उनसे कुछ गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से उन्होंने कैथरीन को मार दिया। पुलिस वाले अपने कलीग से कहता है कि यह तो कंफर्म किया गया है कि जॉर्ज पूरे दिन कॉलेज में ही पढ़ा रहा था। पुलिस एडी को इन्वेस्टिगेट करती है, उससे पूछती है कि क्या जॉर्ज अपनी पत्नी को चीट कर रहा था या फिर कैथरीन जॉर्ज को चीट कर रही थी। एडी कहता है ये सब मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जॉर्ज ने ही उसे मारा है। मेयर का हस्बैंड घर आता है। मेयर पूछती है क्या ये उसने ही किया है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और वैसे भी वो पूरे दिन कॉलेज में था और उसका बेबी सिटर भी उस दिन घर आया हुआ था। मेयर कहती है शायद उसने उसे पहले ही मार दिया हो और फिंगरप्रिंट्स भी तो मिले होंगे। इस पर हस्बैंड कहता है वो उस घर में रहता है तो उसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर होना लाजमी है, पर कुल्हाड़ी पे किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, एडी वेल के। मेयर कहती है वो ऐसा इंसान नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, पर हस्बैंड कहता है मुझे इसके लिए प्रूफ चाहिए। हॉस्पिटल में जस्टिन को विजन आ रहे थे और सुनाई देता है कि बुराई की हमेशा अच्छाई पर जीत होती है। उसे एला की रिंग दिखती है जिस पर बनी दो व्यक्ति की आकृति की तरह एला और कैथरीन दिखते हैं, जो कहते हैं कि अब समय आ चुका है। इसी के साथ जस्टिन कोमा से बाहर आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है जॉर्ज पर, जो अपने पेरेंट्स के घर पर था। उसकी मॉम उसके पास आती है, कहती है कि किसी का कॉल आया था तुम्हारे लिए और उसने तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा है। जॉर्ज नाम पूछता है जिस पर उसकी मॉम कहती है जस्टिन सोकोलोव। जॉर्ज तैयार हो रहा था और उसके दिमाग में एला के हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कहता है सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुमसे जलते हैं, अपने आवेगों पर भरोसा करो और यहाँ से जाओ। जॉर्ज नदी पर जाता है। एक बोट को लेकर वो आगे बढ़ता है। हवाएं चल रही थी और तूफान के आसार थे। दूसरी तरफ शेरिफ जस्टिन के पास आता है पूछताछ के लिए। फिर से जॉर्ज को दिखाया जाता है वो नदी में था, वहाँ पर तूफान आता है। वो बोट को वापस मोड़ने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। सामने आसमान आग की तरह दिख रहा था। उसकी बोट को आग की लपटों में जलता हुआ दिखाया जाता है। साथ ही आसमान में उल्टा क्रॉस बना हुआ था, जिसका मतलब है शापित होना और नर्क में जाना। उसकी जलती हुई बोट को एक पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाता है, जिसको आर्ट एग्जीबिशन में उसके स्टूडेंट्स ने पूछा था, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो अपनी आत्मविश्वास को खो चुका है। खैर मूवी इसी के साथ एंड होती है। इस मूवी के बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है और उसमें दूसरी हॉरर मूवीज़ की तरह जंप स्केयर्स नहीं मिलते। स्टोरी काफ़ी हद तक क्रिश्चियनिटी और आध्यात्म की बातें करती है, बुरे और अच्छे की बात करती है। क्रिश्चियनिटी के काफ़ी सारे रेफरेंस होने की वजह से इसको कुछ हद तक समझना मुश्किल हो सकता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी है जो कि 29 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई है। वैसे तो मूवी एक ही बार में समझ आ जाती है, पर आपको फिर भी ऐसा लगे कि नहीं समझ आ रही तो इसको 2-3 बार देख सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों को समझा दिया जाएगा। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो का नरेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खैर मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।